तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय संख्या 4 जिसका नाम है जलवायु। और बच्चों भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के बारे में। लेकिन बच्चों इससे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के 3 प्रकार के तत्व होते हैं। एक होती है स्थलाकृतियाँ, दूसरा होता है अपवाह और तीसरी होती है वायुमंडलीय अवस्था। तो बच्चों अध्याय संख्या 2 में हमने विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, याद आया आपको? उसी प्रकार बच्चों अध्याय संख्या 3 में हमने अपवाह के बारे में पढ़ा था और हमने 3 प्रमुख अपवाह तंत्रों के बारे में जाना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है बच्चों, और आज हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि स्थलाकृतियाँ सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उसी प्रकार बच्चों अपवाह तंत्र भी हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि हम बात करें वायुमंडलीय अवस्थाओं की, स्पेशली जलवायु की, तो बच्चों ये एक कल्पना करने का विषय है क्योंकि हवाएं हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है बच्चों, तो स्पेशली इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको अपनी कल्पना शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना है, तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि जो पहले के पढ़े हुए 3 चैप्टर हैं उन्हीं की एक कड़ी है जलवायु। और बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो बच्चों जो मानसून होता है वो एक अनसुलझी पहेली बनकर ही रह जाता है कि किस प्रकार से मानसून आता है, क्या कटिबंध होते हैं, क्या भारत कैसा जलवायु का प्रदेश है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सरल तरीके से, बहुत आपके स्तर को देखकर हम इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे 2 तत्वों के साथ में कि हम जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, कई बार जलवायु और मौसम को हम एक जैसे ही बोल देते हैं, लेकिन नहीं, जलवायु अलग शब्द है और मौसम अलग शब्द है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, आप स्कूल पहुंचते हैं तो कैसा मौसम होता है? उस समय अच्छी धूप खिली होती है और आराम से स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्कूल पहुंचे तो क्या हो जाता है, तेज हवाएं चलने लग जाती है और थोड़ी देर बाद ही बारिश आ जाती है। और बच्चों आप देखते हैं कि लंच के बाद में क्या हो जाता है, मौसम फिर से खुल जाता है, यानी कि धूप खिल जाती है और आप आराम से अपने घर पे पहुंच जाते हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितनी बार मौसम बदला। कभी धूप खिली, कभी हवा आई, कभी आंधी चली और कभी वर्षा आई और फिर से मौसम सामान्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं? मौसम में। जबकि जलवायु एक वृहद विषय है, यानी कि बड़ा विषय है। जलवायु की परिभाषा इतनी आसान नहीं है जितनी कि मौसम की है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मौसम को ही देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जलवायु की भी परिभाषा लिखी है और मौसम की भी परिभाषा लिखी है। तो बच्चों मौसम क्या है? एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है और मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदल जाती है। ठीक है बच्चों, तो मौसम अपेक्षाकृत एक लघु शब्द है, जबकि जलवायु एक बहुत बड़ा शब्द है वायुमंडलीय अवस्थाओं के लिए। ठीक है बच्चों, और जलवायु के लिए हमें 1 या 2 वर्षों की नहीं, 2 या 4 वर्षों की नहीं, बल्कि 30 वर्षों के अध्ययन की आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को डिक्लेयर करने के लिए कि उस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है। क्या वो उष्णकटिबंधीय है, क्या वो शीतोष्णकटिबंधीय है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं जलवायु की परिभाषा, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि। और बच्चों ये समयावधि कितनी है? 30 वर्ष से अधिक की। ठीक है, और इसमें मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। जैसे कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है बच्चों, तो हम ये 1-2 वर्षों के अध्ययन से नहीं बता सकते हैं कि किस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। तो बच्चों इसके लिए कितने वर्षों का अध्ययन चाहिए? 30 वर्ष से अधिक का अध्ययन चाहिए, तब जाकर हम ये बता सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है बच्चों, तो आप जलवायु और मौसम दोनों में अंतर करें और अपनी नोटबुक में भी इसे लिखें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौसम और जलवायु के तत्वों के बारे में। तो बच्चों जहाँ तक इन तत्वों की बात है, इन दोनों के ही तत्व एक जैसे होते हैं, जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तापमान के बारे में आप समझते हैं
ठीक है, कि कभी तापमान उच्च होता है और कभी तापमान निम्न होता है। उसी प्रकार बच्चों वायुमंडलीय दाब का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो वायु का जो भार है जब उस क्षेत्र पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उसी प्रकार बच्चों पवनों के बारे में भी आप जानते हो। और आर्द्रता, आर्द्रता आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है, लेकिन बच्चों इसका अर्थ बहुत आसान है और वो है नमी। जब वायुमंडल में नमी पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और बच्चों वर्षा करने के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, आर्द्रता ही होती है। इसका मतलब क्या है कि वायु में नमी है तभी वर्षा संभव हो पाती है। और बच्चों पांचवा जो कारक है वो है वर्षण, और वर्षण के बारे में आप जानते हैं यानी कि वर्षा। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि मौसम तथा जलवायु के जो 5 तत्व हैं वो एक जैसे ही हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप एक साधारण रूप से एक बात नोट कर सकते हैं कि तापमान और वायुमंडलीय दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है, और तापमान निम्न होगा तो वायुमंडलीय दाब अधिक होगा। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है वो बाद में बहुत काम में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, लिखेंगे हम कि विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो विश्व में विभिन्न प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। और बच्चों भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और बच्चों आज इसी पहेली को हम हल करने वाले हैं कि भारत की जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। तो बच्चों लिखेंगे हम, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ठीक है बच्चों, हम 2 महत्वपूर्ण तत्वों तापमान और वर्षण को लेकर देखेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है बच्चों, तो वर्षण के आधार पर तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानसूनी जलवायु है, और तापमान के आधार पर हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक ही क्या है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसी है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लें, भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और बच्चों हम ये समझने का प्रयास करते रहेंगे, बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बच्चों आगे जाकर भी ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको याद है हमने कर्क रेखा, मकर रेखाओं के विषय में पढ़ा था, प्रमुख अक्षांश रेखाओं के विषय में जाना था। एक बार फिर से हम जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है कौन सी है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है बच्चों, और 0 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक यानी कि ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तर तक 90 अक्षांश रेखाएं खींची हुई है। उसी प्रकार बच्चों दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक 90 अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से खींची हुई है। ठीक है, ये तो आपको याद हो चुका है बच्चों। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो बच्चों देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है बच्चों, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, जो कि भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। उसी प्रकार बच्चों यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लें, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे कि मकर रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वो कहाँ बढ़ती है, वो बढ़ती है बच्चों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष भर। ठीक है, कभी ये 0 डिग्री अक्षांश पर हो जाती है, कभी ये कर्क रेखा पर हो जाती है, और कभी ये मकर रेखा पर हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से बच्चों आप इस जो मानचित्र है विश्व मानचित्र, आप भी अपने साथ में इस प्रकार से विश्व मानचित्र रेडी रखें, और उत्तरी गोलार्ध लिखें, दक्षिणी गोलार्ध लिखें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाएं, कर्क रेखा बनाएं और मकर रेखा बनाएं।
ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना बच्चों। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में ही तो भारत है, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो भाग है वो क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और बच्चों आपको लोकेशन भी याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें हम पढ़ रहे हैं विश्व मानचित्र पर, ठीक है। यदि अब हम इस प्रकार से ग्लोब बनाकर देखते हैं तो ये रही बच्चों 0 डिग्री अक्षांश रेखा, याद आ गई आपको। अभी अभी हमने बताया था ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसके 2 और नाम हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते चलें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है बच्चों, ये कर्क रेखा है। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो है मकर रेखा। ठीक है, और बच्चों हम देखते हैं कि जो सूर्य होता है उसकी लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है साल भर, विषुवत रेखा पर पड़ती है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और साथ ही बच्चों ये सूर्य का परिक्रमण भी करती है। याद आया आपको, आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि सूर्य का परिक्रमण 365 दिनों की अवधि में करती है। बच्चों इसी क्रम में क्या होता है कि जो सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कभी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है और कभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है लंबवत, और कभी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला, इसी में सूर्य की आभासी किरणें लंबवत रूप से चमकती रहती है। और बच्चों सबसे ज्यादा सूर्य का तापमान पाने की वजह से ये जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप जान सकते हैं कि जहां पर साल भर सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, लंबवत किरणें पड़ती है, तो वहां पर तापमान भी अधिक होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, उष्ण कटिबंध ताप की पेटी। ठीक है बच्चों, तो ये कैसी पेटी है, अधिक तापमान वाली पेटी, और इसको हम भौगोलिक शब्दावली में क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि हम देखें तो सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध में। यानी कि यहाँ पर दोनों प्रकार के तापमान भी है, शीत भी है और उष्ण भी है। और ये कहाँ है बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर में। और इसी प्रकार बच्चों ये दक्षिणी गोलार्ध में भी यही स्थिति है इसकी, 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों आपको इसको। तो ये भी बच्चों क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पर दोनों प्रकार के तापमान पाए जाएंगे, शीत भी और उष्ण भी, तभी तो नाम है इसका शीतोष्ण कटिबंध। और बच्चों जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है। और आपको बच्चों मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से झुकी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष के 6 महीने पहुँच पाती है और 6 महीने नहीं पहुँच पाती है। इसी प्रकार बच्चों दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर भी यही स्थिति होती है। इसीलिए इन दोनों कटिबंधों को क्या कहा गया है, शीत कटिबंध कहा गया है। यानी कि वर्ष भर यहाँ पर कैसा तापमान होता है, न्यून तापमान होता है, निम्न तापमान होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और उसी प्रकार बच्चों दोनों गोलार्धों में 66.5 से लेकर 90 तक का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी सारी कहानी हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि हमें भारत की जलवायु जाननी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार का एक ये जो आयत बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये भारत की स्थिति को बताता है। ठीक है बच्चों, एक बार हम मानचित्र को, ये जो चित्र है इसे एकदम क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्थान पर भारत की स्थिति है। ठीक है बच्चों, और हम क्या देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वह भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब क्या है कि भारत का आधा भाग, ठीक है, 23.5 डिग्री ये रही कर्क रेखा, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कैसा है, उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि भारत का उत्तरी भाग किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है।
लेकिन बच्चों फिर भी हम भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, हम फिर से इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि देखिए बच्चों, यदि हम इसे भारत मान लें, यदि हम देखते हैं तो भारत की स्थिति बिल्कुल यहीं पर है। यदि हम इसे भारत मान लेते हैं और ये कर्क रेखा है, तो भारत के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध में आता है और भारत के उत्तर का भाग किस में आएगा बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई है कि भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है, जबकि भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। लेकिन फिर भी हम भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो इसके लिए हमें इसका कारण तो जानना होगा ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है उत्तरी भाग, और ये जो दक्षिणी भाग है वो आता है उष्ण कटिबंध में। ठीक है बच्चों, तो जानने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही आप लिखते चलेंगे कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में व दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में आता है। फिर भी बच्चों सवाल क्या है कि फिर भी भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, कैसे? ठीक है बच्चों, तो जानने का प्रयास करेंगे। और बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे भारत के मानचित्र में हिमालय पर्वत की स्थिति। ठीक है बच्चों, तो ये है हिमालय पर्वतमाला। बच्चों हिमालय पर्वतमाला हमारे लिए एक रक्षक की भांति काम करता रहा है। ठीक है बच्चों, चाहे वो बाह्य आक्रमणों से हो, चाहे अत्यंत ठंडी हवाओं से हो। जी हाँ बच्चों, ये जो क्षेत्र है उत्तर का भाग ये कहलाता है साइबेरिया। ठीक है बच्चों, तो ये साइबेरिया क्षेत्र कहलाता है जो कि पूर्वी रूस का क्षेत्र है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और रूस का जो पूर्वी भाग है वो कहाँ है? एशिया में स्थित है। और रूस का जो पश्चिमी भाग है वो स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो बच्चों रूस का जो पूर्वी भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं, और साइबेरिया से आने वाली जो अत्यंत शीतल हवाएं होती है उन्हें भारत में आने से कौन रोकता है? हिमालय पर्वत रोकता है। ठीक है बच्चों, जबकि हम क्या देख रहे थे कि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है और कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है बच्चों, तो जो देश, हम अन्य देशों की बात कर रहे हैं कि अन्य देश जो कि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है वहां पर बहुत ही कम तापमान पाया जाता है, जबकि भारत में हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण अत्यंत जो ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती है जो कि साइबेरिया से आती है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए भारत का जो तापमान है वो किसके समान रहता है? जैसे कि भारत उष्णकटिबंध में ही स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो जितना कम तापमान अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में पाया जाता है उतना कम तापमान भारत में के उत्तरी भाग में नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत में बिल्कुल शीत ऋतु होती ही नहीं है। भारत में शीत ऋतु होती है, लेकिन उस मात्रा में नहीं होती है जिस मात्रा में अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में होती है। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे देश होंगे ना, ये देखिए बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो कि शीतोष्ण कटिबंध में होंगे, लेकिन भारत में यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है हिमालय पर्वत, जिसकी वजह से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, और इस वजह से भारत में उस प्रकार का शीतोष्ण कटिबंध नहीं होता है। इसीलिए हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि भारत में जो जलवायु विभाजक की भूमिका है, जलवायु विभाजक, जी हाँ बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका निभा रही है। कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध, हुआ ना विभाजक, यानी कि एक डिवाइडेशन का काम करती है, एक विभाजन का काम करती है। तो बच्चों यहाँ पर कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभाती है, बल्कि कौन निभाता है? हिमालय पर्वत निभाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत ही एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसकी वजह से भारत में अत्यंत शीत हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको लिख भी लेंगे। उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में हिमालय पर्वत की स्थिति होने के कारण साइबेरिया जो कि पूर्वी रूस का भाग है से आने वाली अत्यंत शीतल ध्रुवीय हवाओं को भारत में आने से रोकती है। ठीक है, इसीलिए भारत में अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले देशों के समान तापमान कम नहीं रहता है। फलस्वरूप भारत का कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आने के बावजूद भारत की जलवायु कैसी है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय है। भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभाती है, बल्कि हिमालय पर्वत
जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि हमारे सामने दो शब्द हैं कि भारत कैसी जलवायु वाला प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला। तो हमने यहाँ पर क्या क्लियर कर लिया है कि भारत किस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है ना, हमारा उद्देश्य क्या है, दो शब्दों को पढ़ना है, उष्ण कटिबंध को भी और मानसूनी जलवायु को भी। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है कैसे। उष्ण कटिबंध के बारे में तो हमने क्लियर कर लिया है कि भारत क्यों है उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश। ठीक है, और अब हम मानसूनी जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई है, अरबी भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक वर्ष के भीतर ही, ठीक है, एक वर्ष के भीतर वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जो वायु की दिशा है वो जैसे ही ऋतु बदलती है वैसे ही बदल जाती है। बच्चों, मुख्य रूप से यदि हम बात करें भारत में ऋतुओं की, तो कितनी ऋतुएं हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात करें सर्दी और गर्मी की, तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही ऋतु बदलती है वैसे ही जो हवाओं की दिशा है वो भी बदल जाती है। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु वाला देश कहते हैं, क्योंकि भारत में भी इस प्रकार से ही ऋतुएं बदलते ही जो हवा की दिशा है वो भी बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मौसम, और मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो हमने संक्षिप्त रूप में देख लिया है, अब हम इसे विस्तार से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चारों दिशाओं के बारे में आपको जानकारी होगी। कौन सी दिशाएं होती है चार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है बच्चों, तो ये दिशा है उत्तर, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों, लेकिन इनके अलावा भी और चार दिशाओं की आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आज हम 8 दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच में जो दिशा है वो है दक्षिण पूर्वी। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा है वो है उत्तर पश्चिम। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और इनके मध्य में इस प्रकार से जो अन्य दिशाएं आती है उसे हम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम कहते हैं। ठीक है, तो ऊ का मतलब क्या है, उत्तर, पू का मतलब है पूर्व। तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर संक्षिप्त रूप में दिशाओं के नाम लिखे हैं। तो बच्चों, आप ये जो दिशा का जो डायग्राम है वो बना लें, तो आप मानसूनी जलवायु के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे कि भारत में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, यानी कि बिल्कुल उल्टी दिशाएं हैं ये। हम यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में बात करें, उत्तरी पूर्वी मानसून की, फिर हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की। इसका मतलब क्या है, यानी ये वो पवनें हैं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा था ना कि मानसून का क्या अर्थ होता है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे ही ऋतु बदल रही है वैसे ही इन पवनों की दिशा भी बदल रही है। उत्तरी पूर्वी मानसून के समय शीत ऋतु होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए बच्चों, ये है उत्तरी पूर्वी पवनें। ठीक है, और उत्तरी पूर्वी पवनों की दिशा क्या होगी, याद आया आपको, ये रही बच्चों, उत्तरी पूर्वी पवनों की दिशा होगी इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच से ये हवाएं आ रही है, यानी कि पवनें आ रही है इस प्रकार से, देख सकते हैं आप, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो यहाँ पर क्या नाम हो गया इनका, उत्तर और पूर्वी पवनें।
ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी जो पवनें होती है वो कहाँ से आती है, जरा देखें तो बच्चों ये आ रही है स्थल भाग से, ठीक है। और स्थल भाग से आने के कारण भारत में इन पवनों से वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की मानसूनी पवनें हैं। और बच्चों इतना तो आप जानते हैं कि भारत में वर्षा किनसे होती है, मानसूनी पवनों से होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको अवश्य पता होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, भारत में वर्षा मानसूनी पवनों से होती है और मानसूनी पवनें दो प्रकार की है, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी। और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के बारे में। तो बच्चों उत्तर पूर्व से ये पवनें आ रही है और बच्चों आपको पता है कि जिस क्षेत्र से या जिस दिशा से ये पवनें आती है उसी आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कि इनका नाम क्या हो गया है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। और बच्चों हम देख सकते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में क्या है, स्थल भाग है और स्थल भाग से आने के कारण इन पवनों में नमी की मात्रा नहीं होती है। और बच्चों जब नमी की मात्रा नहीं होती है तो ये वर्षा भी नहीं कर पाती है, ठीक है बच्चों। तो पूरे भारत में मात्र 10% वर्षा ही होती है किससे, उत्तरी पूर्वी मानसून से, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून चूंकि स्थलीय क्षेत्रों से आता है इसीलिए भारत में अधिक वर्षा नहीं कर पाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें जो कि बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों की एक शाखा जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है वो क्या ग्रहण कर लेती है, वो नमी को ग्रहण कर लेती है। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है बच्चों, ये नमी यानी आर्द्रता को। तो ये जो पवनें हैं जो स्थल भाग से आ रही है इनमें नमी नहीं है, लेकिन ये पवनें उत्तरी पूर्वी मानसून की ही एक शाखा है जो कि बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, वो नमी ग्रहण कर लेती है। और बच्चों आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि पूर्वी घाट है तमिलनाडु में, और बच्चों ये जो पवनें होती है ये किससे टकराती है, तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकराती है और फलस्वरूप कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी पवनें आती है और समस्त भारत में ये वर्षा नहीं कर पाती है, लेकिन एक शाखा जो कि बंगाल की खाड़ी से आ रही है तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकराती है और कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, ठीक है बच्चों। तो एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। तो हमने क्या जान लिया यहाँ पर, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन के बारे में। और हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश भारत कैसे है। तो उष्णकटिबंध के बारे में हम जान चुके हैं, मानसूनी पवनों के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक वर्ष में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहली पवन कौन सी है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं बच्चों, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के बारे में, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के बारे में, ठीक है। तो जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व दिशा से बहकर आती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको आया समझ में कि जो हवाएं कहां से आ रही है, शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी दिशा से आ रही है, उसे हम उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें स्थल खंड से बहकर आती है, इसलिए इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है बच्चों। याद रखेंगे आप कि भारत के उत्तर में क्या स्थल भाग है और इसीलिए इनमें नमी की मात्रा नहीं होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून का वह भाग जो कि पूर्वोत्तर भारत से प्रवाहित होकर आता है वह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता या फिर नमी को ग्रहण कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर देखा था ना कि ये वो भाग है जो नमी को ग्रहण कर लेता है और फिर क्या करता है, और बच्चों फिर वो उत्तरी पूर्वी मानसून की ये नमी युक्त हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकराती है और यही कारण है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्ष में दो प्रकार की मानसूनी पवनें आती है, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी। तो बच्चों उत्तरी पूर्वी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के बारे में।
बच्चों यहाँ पर हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाविधि के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर केवल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें आती है और वो ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से। बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, ये उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, और बच्चों ये है पूर्व दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों, तो इस बार हवाओं की दिशा देखिए आप किस प्रकार की है, इस प्रकार की है। इसका मतलब क्या है, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच से आ रही है, तो इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। ठीक है, तो एकदम उल्टी हो गई, पहले क्या थी, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें थी और अब हो गई है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि साल में ये मानसूनी पवनें अपनी दिशा बदल देती है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं वो भारत में प्रवेश करती है और भारत में 90% क्षेत्र पर वर्षा करती है। यानी कि भारत के अधिकांश भाग में, तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो भारत के अधिकांश भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, 1 जून से लेकर मध्य सितंबर तक। याद है आपको, मानसून के बारे में आप अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते होंगे। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे हम इसके बारे में, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता युक्त हवाएं हैं और भारत में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले के पार्ट में हमने उष्णकटिबंध के बारे में पढ़ा था और अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है जहां पर ऋतुओं के बदलने के साथ ही पवनों की दिशा भी बदल जाती है। तो शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जान लिया कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है जिसमें हमने तापमान और वर्षण से संबंधित कारकों के आधार पर इसे पढ़ा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कि किस प्रकार से गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में तापमान कितना होता है। बच्चों आप जानते हैं कि यदि हम बात करें गर्मी की और वो भी मरुस्थल की, तो बच्चों करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, और बच्चों गर्मियों में ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बात करते हैं तो तापमान कितना हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, हम गर्मियों की बात करें, यदि हम सर्दियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तापमान और भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों जम्मू कश्मीर में द्रास का जो तापमान होता है वो लगभग कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में 45 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों थिरुवनंतपुरम जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल की राजधानी है, वहां पर होता है 22 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है बच्चों, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री के लगभग है। ठीक है बच्चों, तो जम्मू कश्मीर उत्तर में स्थित है और तिरुवनंतपुरम दक्षिण में है। और बच्चों तिरुवनंतपुरम किसके नजदीक है, विषुवत रेखा के निकट है, इसीलिए यहाँ पर तापमान भी अधिक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समुद्री जलवायु का प्रभाव है। ठीक है बच्चों, ये केरल की स्थिति यदि हम यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर हम तिरुवनंतपुरम को देखते हैं तो पास में क्या है बच्चों, हिंद महासागर और अरब सागर है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान कभी भी अधिक नहीं होता है। बहुत अधिक तापमान कभी भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि थार के मरुस्थल में दिन का तापमान होता है 50 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसी रात को यह तापमान गिर जाता है और हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि दिन में तापमान कितना है, 50 डिग्री, और रात्रि में कितना है बच्चों, 15 डिग्री सेल्सियस। यदि हम यहाँ पर इनका अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 35 डिग्री के करीब। यानी दिन के तापमान में और रात के तापमान में 35 डिग्री का अंतर है। बच्चों इसका कारण हम विज्ञान से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि जो स्थल भाग होते हैं वो जल्दी ही गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, जबकि जल भाग देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। और बच्चों थार का जो मरुस्थल है वो कैसा है, स्थल भाग है। स्थल भाग होने की वजह से
वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसलिए बच्चों दिन में तापमान कितना हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। इसलिए बच्चों यहाँ पर कितना अंतर आ जाता है 35 डिग्री का अंतर आ जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरी ओर केरल या फिर अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का जो तापमान होता है वो लगभग समान ही रहता है। तो बच्चों हमने देखा था कि जो केरल राज्य है उसकी स्थिति कहाँ है, तटवर्ती क्षेत्रों में है। उसी प्रकार बच्चों अंडमान निकोबार स्वयं भी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जल का क्या प्रभाव होता है, जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ पर दिन और रात का जो तापमान होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या जान लिया है, इसे हम कहते हैं महाद्वीपीय जलवायु और महासागरीय जलवायु की समता और विषमता। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे आप स्थल खंडों में जाएंगे वैसे वैसे आपको विषम जलवायु मिलेगी और जैसे जैसे आप तटवर्ती क्षेत्रों में जाएंगे आपको वहाँ पर सम जलवायु मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसे लिख लेंगे तो आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कि हिमालय में किस प्रकार से वर्षण होता है। तो बच्चों हिमालय में वर्षा हिम के रूप में होती है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि वहाँ हिमालय की ज़्यादातर चोटियाँ 6000 मीटर से ऊपर है, यानी कि हिम रेखा से ऊपर है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसीलिए हिमालय में वर्षा कैसे होती है, हिम के रूप में होती है, जबकि देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होती है। बच्चों यदि हम मेघालय की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में एक स्थान है जिसका नाम है मौसिनराम और ओवरऑल वर्षा बच्चों मेघालय में होती है 400 सेंटीमीटर। बच्चों इसके अलावा लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हाल बहुत बुरे हैं और मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। ठीक है ना बच्चों, हमने 2 प्रकार की मानसूनी पवनें पढ़ी थी जो कि ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है और भारत में अधिकतर वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी कि 90% बारिश। जबकि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून से, और यदि हम पूरे देश की बात करते हैं तो 10%। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। ठीक है ना बच्चों, हमने देखा था कि सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों का जो तापमान होगा उनमें अंतर कम होगा। क्यों, क्योंकि पास में क्या है, समुद्र है और समुद्र होने की वजह से यहाँ की जलवायु कैसी होती है, सम होती है। और बच्चों जलवायु सम होने की वजह से दिन और रात का जो तापमान होता है उसमें अधिक अंतर नहीं आता है। क्यों बच्चों, क्योंकि पास में बहुत विशाल जल का क्षेत्र है और ये विशाल जल का क्षेत्र देरी से ही गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। जबकि आप आंतरिक भागों में चलेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम बात करें थार के मरुस्थल की, तो ये क्षेत्र जल्दी ही तो ठंडे हो जाते हैं और जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या फिर ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। ठीक है बच्चों, यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गर्मी भी अधिक होती है और सर्दी भी अधिक होती है। जबकि तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं, मान लीजिए हम मुंबई की बात कर लें तो बच्चों मुंबई में सर्दी के ऋतुओं में भी आपको चादर ओढ़कर सोने की जरूरत नहीं है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हम इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर हम मानचित्र बनाकर। जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बच्चों आप जानते हैं ना, यहाँ पर थार का मरुस्थल है, राजस्थान क्षेत्र है और हम तो जाने जाते हैं कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकारों में दिखती है ना बच्चों। हम राजस्थान राज्य के निवासी हैं तो हमारे घरों में, वस्त्रों में और भोजन पर भी इस प्रकार की छाप दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने हाथ से समझा था, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र बच्चों। ठीक है, और जैसे जैसे आप पश्चिम भारत की तरफ जाओगे आपको लगेगा कि वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। और बच्चों यहाँ तक आते आते तो कितनी हो गई है, 0 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ही रह गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों और अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।
देखेंगे बच्चों प्रश्न, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तो बच्चों राजस्थान राज्य के निवासी हैं आप, आपने देखा होगा कि हमारे घरों की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है और छत कैसी होती है, चपटी होती है, यानी कि फ्लैट होती है। बच्चों इसके दो कारण हैं, एक तो यहाँ पर अत्यंत गर्मी होती है और मोटी दीवारों में हमें घर के अंदर गर्मी कम लगेगी। उसी प्रकार बच्चों वर्षा की मात्रा भी कम होती है और आंधियाँ भी इतनी ज़्यादा चलती है, इसीलिए जो चपटी छतें होती है उनकी वजह से क्या होगा, एक तो आंधियों में छत उड़ेगी नहीं और बच्चों बारिश इतनी कम है कि वैसे भी बारिश का जो पानी है वो भीतर नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसका उत्तर। राजस्थान एक उष्ण प्रदेश है जहां अत्यंत गर्मी पड़ती है। यहाँ घरों की दीवारें मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वे देरी से गर्म हो। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से लिख लेंगे आप, हम पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। राजस्थान एक उष्ण प्रदेश है जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ घरों की दीवारें मोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि वे देर से गर्म हो। राजस्थान में वर्षा भी कम होती है अतः यहाँ छत चपटी बनाई जाती है और चपटी छतों का आंधियों में उड़ने का खतरा भी कम रहता है। ठीक है बच्चों, तो जो उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधियाँ भी आती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और प्रश्न, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? तो बच्चों याद आया आपको, भाबर और तराई हमने पढ़ा था। तराई वो क्षेत्र है जहां पर नदियां हमें पुनः दिखाई देने लगती है और भाबर वो क्षेत्र होते हैं जहां पर नदियां बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छुप जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम भारत के मानचित्र में ये है तराई वाले क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो ये जो तराई वाले क्षेत्र है यहाँ पर कैसे मकान बनते हैं? बच्चों यहाँ पर जो मकानों की छत होती है वो किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से ढालू छतें होती है और इसका कारण आप समझ चुके होंगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों प्रश्न को कि तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? तो बच्चों तराई क्षेत्र तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं ये रहा गोवा और बच्चों कर्नाटक में एक और क्षेत्र है मंगलोर और वहाँ पर इस प्रकार की छतें इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यदि चपटी छतें बना दी जाएगी तो क्या होगा, वर्षा का पानी चू चू कर नीचे आ जाएगा। इसलिए बच्चों इस प्रकार की ढाल वाली छतें बनाई जाती है ताकि वर्षा का पानी इन ढालू छतों से बहकर नीचे गिर जाए। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसका उत्तर। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। गोवा एवं मैंगलोर में 300 से 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तराई क्षेत्रों में 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में ढलान वाली छतें बनाई जाती है ताकि पानी छतों पर रुके नहीं बल्कि ढलवा छतों के सहारे सहजता से बह जाए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की छतें होगी तो पानी नीचे बह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे एक और प्रश्न, असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि बांस के घर कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बांस के खंभे हैं इस प्रकार से थोड़ा सा धरातल से ऊपर उठा के इस घर को बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांस के खंभों पर बना हुआ एक घर। और बच्चों हम यहाँ पर असम राज्य की भी स्थिति को देख लेते हैं और अब फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं कि असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो बच्चों इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर एक तो वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने की वजह से जो जंगली जानवर हैं, सांप हैं, वो उनके घरों में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बच्चों जो घर होता है धरातल से थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम, असम में प्रतिवर्ष 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। बाढ़ आने पर सारा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। धरातल पर लगभग पूरे वर्ष पानी भरा रहता है जिससे कि विषैले सांप व अन्य जानवर उनमें रहने लगते हैं। घर को पानी के भराव से तथा विषैले जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए असम के कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देख लिया है, हमने देखा कि किस प्रकार से हमेशा पानी में भरे रहने की वजह से इन घरों को ऊपर बनाया जाता है ताकि ये पानी से भी बचे रहे और विषैले जानवरों से भी इनकी रक्षा हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज भाग 1 के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें पढ़ी।
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन बच्चों हम इसको छोटा नहीं बना सकते थे, समझाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों जो जो आपको समझाया है आप उसे ज़रूर लिखें, तो आने वाले वर्षों में जब तक आप बड़े हो जाएंगे, कॉलेज तक आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु याद रहेगी। ठीक है बच्चों, मैं जानती हूँ आप 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन बच्चों आप समझदार हैं और आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।